हाँ तो भाई, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग सेट हो गए, खैरियत से हो गए। मैंने 2-3 हफ्ते लगा के फाइनली ब्लीच ख़त्म कर लिया है। तो अब आप सब लोगों को इस वीडियो में ब्लीच का एक्सपर्ट ओपिनियन मिलने वाला है कि वो आखिर कैसा एनिमे है और क्या उसको देखना वर्थ इट है कि नहीं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को स्पॉइलर मिलने वाले हैं, तो जिसने अभी तक पूरा ब्लीच नहीं देखा या उसका पूरा मांगा नहीं पढ़ा, तुम ये वीडियो स्किप कर देना, क्योंकि तुम्हें इसमें स्पॉइलर मिलेंगे। मैंने अभी जैसे 2024 जुलाई तक तो हमारे पास 1000 ईयर ब्लड वॉर का सिर्फ पार्ट 2 आया है, तो बाकी मैंने मांगा से पढ़ के इस एनिमे को ख़त्म किया है। तो हम जानते हैं कि ये एनिमे कैसा था। अगर आप लोगों ने 1000 ईयर ब्लड वॉर को फॉलो किया है तो पार्ट 2 पे तो ये वहाँ उस सीन पे एंड हो जाता है जहाँ पे यू वाच अपने साथियों के साथ सोल सोसाइटी के अंदर एंटर हो जाता है, पर वहाँ से सोल किंग को असैसिनेट करने के लिए पहुँचता है। वहाँ पे उसका सामना स्क्वाड ज़ीरो के साथ होता है, जहाँ पे स्क्वाड ज़ीरो का कैप्टन यू वाच को हरा देता है। ऐसा हम लोगों ने अभी तक एनिमे के अंदर देखा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है और क्या ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो भाई, हमें आगे ये देखने को मिलता है कि यू वाच एक्चुअली में मरता नहीं है, बल्कि पूरा टाइम जब वो इचिगो के साथ लड़ता है, जब वो स्क्वाड ज़ीरो के कैप्टन के साथ भी लड़ता है, और जब वो हमारे स्क्वाड 1 के जो कैप्टन है ओल्ड मैन यामा, उसके साथ भी लड़ता है, तब भी उसकी आंखें एक्चुअली में बंद होती हैं। यानी कि अब आप जानते हो कि स्टन रेटर्स की पावर्स होती हैं जो वो तब यूज़ कर सकते हैं जब वो लोग मरने वाले होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यू वाच के पास भी पावर होती है और फाइनली उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिसमें हमें यह रियलाइज़ होता है कि यू वाच की असली पावर तो अब रिलीज़ हुई है। उसकी वजह से वो पूरी स्क्वाड ज़ीरो को ख़त्म कर देता है, यहाँ तक कि स्क्वाड ज़ीरो के कैप्टन को भी मार देता है। उसके बाद फिर वो सोल किंग को असैसिनेट कर देता है। स्टोरी आगे बढ़ती है। इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट ट्विस्ट ये आता है कि हमें ऐसा लगता है कि स्क्वाड ज़ीरो का कैप्टन एक्चुअली में मर गया, क्योंकि उसकी गर्दन अलग हो जाती है। लेकिन हमें बाद में ये रियलाइज़ होता है कि स्क्वाड ज़ीरो के कैप्टन के पास ये पावर है कि अगर कोई उसका नाम चैंट करे तो वो एक्चुअली में वापस ज़िंदा हो जाएगा, जो हमें आगे देखने को मिलता है जब वो इचिगो के ख्यालों में आता है। ये एनिमे के जो फाइटिंग सीन्स होते हैं, फिर हमें देखने को मिलते हैं कैसे सोल्स जो हमारे पास इचिगो कुरोसाकी है, वो रुकिया कुचिकी और रेंजी अबाराई और ओरिहिमे और साडो के साथ जो है सोल सोसाइटी में आते हैं, जहाँ पे फिर ओरियो इशिडा के साथ उनका मिलना होता है। फाइटिंग सीन्स एंड ऑल ओवरऑल ही बहुत अच्छा एनिमे है, लेकिन आई फील कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इसके अंदर इम्प्रूव हो सकती थी। सबसे पहले फाइटिंग सीन्स तो इसके बहुत ऑसम है, उसकी एनिमेशन भी अच्छी है। हमें काफ़ी सारे प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पे उराहारा और योरुइची के साथ। इसमें आई थिंक कि अगर ओरिहिमे की फ़ाइटिंग सीन को इंक्लूड कर देते तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता, क्योंकि इवन दो ओरिहिमे फ़ाइटिंग टाइप तो नहीं है, लेकिन अगर हमें ये दिखाते कि इचिगो को कोई स्टन रेटर फॉर एग्जांपल मारने वाला है और ओरिहिमे उसके बिहाफ पे लड़ाई करती है, तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग सीन और देखने को मिल सकते थे। एनिमे पूरा अच्छा था। हमें देखा कि किस तरीके से साडो की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पहले उसका एक हाथ लेफ्ट हैंड चेंज होता है, फिर उसका राइट हैंड भी चेंज हो जाता है, उसको पावर्स मिलना शुरू हो जाती हैं। आई फील कि अगर हमें एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती जिसके अंदर साडो की पूरी सर से लेकर पाँव तक बॉडी चेंज हो जाती, कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। क्योंकि ओरिहिमे और साडो इचिगो के साथ तो काफ़ी स्टार्टिंग से थे, तो अगर हमें ये सीन दिखा देते तो आई थिंक काफ़ी एक्शनेबल सीक्वेंस हमें देखने को मिलता। इसके साथ एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि जब इचिगो यू वाच के साथ लड़ाई करता है तो वो हारता है, फिर उसकी क्विंसी पावर्स रिलीज़ होती हैं। हमें फाइटिंग सीन्स में देखने को मिलता है कि एक्चुअली में कुछ स्टन रेटर्स हैं जो सोल किंग के लेफ्ट आर्म और हार्ट हैं। आई थिंक कि अगर हमें ये दिखा देते कि किस तरीके से इचिगो और यू वाच की और ज़्यादा लड़ाई होती है और ज़्यादा फाइटिंग सीन्स होते हैं, क्योंकि इसकी जो डेथ है वो बहुत प्लेन एंड सिंपल है। लेकिन हाँ, आइजन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर है। उसका लास्ट में भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो इचिगो की हेल्प करता है यू वाच को मारने में। आई फील कि अगर हमें ये दिखा देते कि किस तरीके से इचिगो की क्विंसी पावर्स की मदद से वो अपने एरोस को लेके आ पाता है, और जिस तरीके से हम लोगों को इसके मांगा के अंदर दिखाया कि ओरियो इशिडा की कुछ पावर्स हैं जो यू वाच के बाद मिलने से उसको मिली। आई थिंक कि अगर हमें कुछ इस तरीके से दिखा देते कि जब इचिगो यू वाच के साथ कॉन्टैक्ट में आया तो उसकी जो क्विंसी पावर्स है वो इस तरीके से रिलीज़ हुई कि उसका कोई वाइट कोट आ गया, या उसके पास कोई एरो निकलना शुरू हो गई, या उसकी कुछ जैसे स्टन रेटर्स के पास वो क्रॉस निकलता है, कुछ इस तरीके का अगर हमें दिखाते कि इचिगो की क्विंसी पावर्स किस तरीके से उसकी सोल पावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग सीक्वेंस देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग सीन था, लेकिन आई थिंक यू वाच और इचिगो की फ़ाइट को ना कम से कम भी एक सीज़न तक खींचा जा सकता था। मतलब एटलीस्ट 15 से 16 एपिसोड्स तो सिर्फ इनकी फ़ाइट के ही बन सकते थे। बहुत सारी चीज़ें थी। इसकी जो एंडिंग है उसको फैंस ने काफ़ी एब्रप्ट कहा है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि फ़ाइटिंग हो रही होती है और अगले पेज के ऊपर ही पता
पता चलता है कि यूहो वॉच मर गया। ये इसकी जो डेथ है उसके रिलेटेड भी एक काफ़ी लोगों को आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्सी है कि बहुत ही अनप्लेजेंट डेथ हुई, कि उसको लगा कि फ्यूचर से वो मिक्सअप हो गया, उसने गलत फ्यूचर प्रेडिक्ट करके उसको सही फ्यूचर समझ लिया। फिर इस तरीके से होता कि ये पावर ऑन पावर की फाइट होती है और इचिगो यूहो वॉच को पावर की बेसिस पे हरा देता, कि यूहो वॉच के पास सिर्फ और सिर्फ क्विंसी पावर्स थी और लेट्स से कि इचिगो जो है एंड में आके सोल पावर को अपने क्विंसी पावर के साथ मिक्स करके कोई बहुत ही सुप्रीम किस्म की पावर बना देता है और फिर उस सुप्रीम पावर से वो यूहो वॉच को ओवर पावर करता है। तो ऐसा हमें बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था। ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छा एनिमे है, बहुत अच्छा मांगा है। ठीक है, कलर्ड मांगा आप उसका पढ़ो तो बहुत मज़ा आता है। हमें ख़ास तौर पे उराहारा की बानकाई देखने को मिलती है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी हमें पूरे एनिमे में उराहारा के पता तो था कि वो ज़ेरोस रिलीज़ कर सकता है, वो पावरफुल है, लेकिन जो उसकी असल पावर है वो हमें एंड तक नहीं पता चलती। वो भी जब एंड में जब उसकी आंखें चली जाती हैं, अगेन ये एक स्पॉइलर है, उराहारा ब्लाइंड हो जाता है लेकिन बाद में वो अपनी बानकाई की मदद से अपनी आंखों को रिस्टोर कर लेता है, वो बहुत ज़बरदस्त है। हमें योरोइची की एक स्पेशल पावर देखने को मिलती है जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता और टर्न्स आउट के सिर्फ और सिर्फ उराहारा के पास ही उस पावर का कंट्रोल है। वो एक काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आई थिंक अगर हमें ग्रिमजॉ और जो बाकी होएको मंडो के जो लोग हैं उनकी अगर कोई स्पेशल पावर ऐसा देखने को मिलती कि किस तरीके से वो लोग भी इवॉल्व हो सकते हैं तो बहुत ही फैसिनेटिंग हो जाता। ओवरऑल पोटेंशियल इस एनिमे का बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक क्योंकि ये इतना लंबा चला शायद इसलिए इसके मांगा क्रिएटर ने डिसाइड किया कि इसको बस ख़त्म कर दिया जाए। आई फील कि आइजन का पोटेंशियल अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं हुआ था। अच्छा एनिमे है, आइजन के ऊपर पूरी उन्होंने आर्क रिलीज़ की है, लेकिन आई फील उसके बावजूद जो आइजन की एक्चुअल पावर है, जो आइजन की जो बानकाई अगर हमें दिखा देते, हालांकि अगर आप रेडिट पर सर्च करो तो टर्न्स आउट के जिस तरीके से केनपाची ज़राकी की बानकाई नहीं होती बिल्कुल उसी तरीके से आइजन की भी बानकाई नहीं होती, लेकिन आगे चल के फिर बाद में केनपाची की बानकाई आ जाती है। तो आई थिंक अगर हमें आइजन की बानकाई दिखा देते तो ये बहुत ही ओपी सीन हो जाता। जस्ट इमेजिन अगर हमें ये देखने को मिल जाता कि किस तरीके से आइजन अपनी बानकाई की मदद से इचिगो को और ज़्यादा पावरफुल कर देता है। यानी उसको एक, क्योंकि आइजन की पावर क्या थी कि वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है ना, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर आइजन फॉर एग्जांपल अपनी बानकाई को यूज़ करके इचिगो को एज सच हिप्नोटाइज कर देता कि उसके पास कोई बहुत ही ज़बरदस्त पावर्स हैं और उसकी वजह से इचिगो और पावरफुल हो जाता, तो कितना हमें ज़बरदस्त सीक्वेंस देखने को मिलता। आई फील कि हमें इचिगो और आइजन की भी फाइट देखने को मिल सकती थी। एक अच्छा काम जो इन्होंने किया वो ये है कि आइजन को अच्छा नहीं किया, यानी मतलब एक हीरो नहीं बनाया। नॉर्मली क्या होता है कि हीरो होता है, अगर वो विलन बन जाए तो उसको एंड में दिखाते हैं कि वो बुरे रास्तों को छोड़ के वापस सही रास्ते पे आ गया। ये बहुत क्लीशे हो जाता है, यानी आप प्रेडिक्टेबल बन जाता है। इन्होंने आइजन को एंड तक एक बैड कैरेक्टर, एक विलन के तौर पे पोर्ट्रे किया। ये दिखाया कि जब सारा कुछ रिजॉल्व हो जाता है मैटर, यूहो वॉच मर जाता है, तो फिर आइजन को वापस इम्प्रिजन कर दिया जाता है। कुछ चीज़ें थी जो एनिमे के अंदर क्लियर नहीं की गई थी, मांगा के अंदर भी उसको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई। फॉर एग्जाम्पल हमसे अगर आप लोग एनिमे देखा हो ब्लीच का तो आपको मालूम होगा कि सोल किंग जो है वो वर्ल्ड ऑफ लिविंग सोल सोसाइटी और ह्योको मंडो को पावर करता है, बेसिकली उनको होल्ड करके रखता है। तो अगर तो यूहो वॉच ने जब सोल किंग को मार दिया तो टेक्निकली तो ये तीनों जगहें ख़त्म हो जानी चाहिए ना। इवन तो आपने यूहो वॉच को बाद में हरा दिया लेकिन सोल किंग तो मर गया। लेकिन फिर बाद में अगर आप गूगल पे सर्च करो तो आपको पता चलता है कि यूहो वॉच को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को एज द न्यू सोल किंग अपॉइंट कर दिया गया, जिसकी वजह से वर्ल्ड ऑफ लिविंग ह्योको मंडो और हमारे जो सोल सोसाइटी है वो सब बची रही। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि उकीटाके जो है वो एक्चुअली में बहुत बीमार होता है, लेकिन बाद में उसको सोल किंग का जो राइट आर्म होता है उसकी मदद से ज़िंदा रखा जाता है। आई थिंक अगर मरने से पहले हमें उकीटाके की बानकाई दिखा देते तो बहुत ज़बरदस्त होता, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करो तो आपको इन सब लोगों की बानकाई के बारे में मालूम पड़ता है, लेकिन उकीटाके के बानकाई के बारे में इतना डेफिनेटिव नहीं लिखा हुआ कहीं भी, क्योंकि उसने कभी अपनी बानकाई को यूज़ ही नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड हमें ये दिखाते हैं कि जो स्क्वाड 1 का कैप्टन है ओल्ड मैन यामा वो मर जाता है। आई थिंक कि उसको मरना नहीं चाहिए था। अगर हमें ये सीक्वेंस दिखा देते कि वो अपनी बानकाई समहाउ इचिगो को ट्रांसफ़र कर देता है, या जिस तरीके से स्क्वाड 0 का कैप्टन वापस ज़िंदा हो जाता है जब इचिगो उसका नाम कॉल आउट करता है, तो इस तरीके से अगर उसके पास भी कोई ट्रिक होती स्क्वाड 1 के कैप्टन के पास तो बहुत इंटरेस्टिंग होता। आई थिंक कि कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते थे लेकिन उनको उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। हमें रेंजी की बानकाई दिखाई लेकिन उसकी बानकाई एवॉल्व भी हुई जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन आई फील कि वो अभी तक इतनी एवॉल्व मतलब नहीं हो पाई।
आई थिंक अगर ओरिहिमे और साडो का पोटेंशियल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया था, लेकिन ओवरऑल एनिमे और मांगा वाइज ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीक्वेंस था। इसके अंदर आपको एक्शन, थ्रिल, इमोशंस भी बहुत मिले। मैं पर्सनली इमोशनल एनिमेस बिल्कुल भी नहीं देखता, क्योंकि उसमें हर वक्त रोना धोना, नाम चिल्लाना, लेकिन अगेन ये एनिमे वर्थ इट है टू बी इन द बिग 3। इसके अंदर जो फाइटिंग सीन्स है वो बहुत ज़्यादा है, यानी हर दूसरे एपिसोड के अंदर आपको किसी ना किसी तरह का फाइटिंग सीन मिलेगा। इसके फिलर एपिसोड्स को लेके काफ़ी लोगों को कहना है कि बोरिंग है, बट अगेन अगर आप फाइटिंग सीन्स के शौकीन हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो फिलर एपिसोड्स हैं उनके अंदर इवन दो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन उन नए कैरेक्टर्स का भी इचिगो या किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। तो एनिमेशन वाइज फिलर एपिसोड्स की एनिमेशन भी अच्छी है, बस ये है कि वो मेन स्टोरी से हटके हैं। आई फील कि ब्लीच का जो एनिमे है ये हर बंदे को देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो बिग 3 के एनिमेज हैं, यानी ब्लीच के जो फाइटिंग सीन्स हैं उनको आगे चल के दूसरे एनिमेज ने कॉपी करने की कोशिश की है, क्योंकि ब्लीच एक स्टार्टिंग का एनिमे है, इनिशियल वो वाला एनिमे है जिसने फाइटिंग सीन्स को लाना स्टार्ट किया। अगर आपने वीडियो देखी है अभी तक यहाँ तक तो आई थिंक आपने ब्लीच ख़त्म कर लिया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ब्लीच कैसा लगा, कि क्या आपके ख़्याल में ब्लीच बिग 3 में होना डिज़र्व करता है कि नहीं, और क्या ब्लीच के अंदर आपको वो बात नज़र आई। क्योंकि जब हम बिग 3 की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कोई बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन होगी, कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी लाइन होगी, या उसके कैरेक्टर प्लॉट ट्विस्ट बहुत अच्छे होंगे। तो आपको क्या ख्याल है कि ब्लीच के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि उसको बिग 3 में इंक्लूड किया गया है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे चल के भी ऐसी ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट वीडियोस मिलती रह सकें। थैंक यू।